तो आज हमने पढ़ना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसमें अपनी मर्जी से जो है वो डाटा जो है वो इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि हर एक के इक्वल चांस होता है कि उसको सिलेक्ट कर लिया जाए। और इसमें क्या होता है कि जैसे लॉटरी मेथड होता है, ये वो वाला मेथड होता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में जो है वो जो रिसर्चर होता है ना, उसकी अपनी मर्जी शामिल हो जाती है, जजमेंटल सैम्पलिंग उसको कहते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि हर पॉपुलेशन में से हर जो है वो पर्सन, उसके लिए चांस होता है कि उसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाए। और इस जैसे कि एक वो हम लोग बनाते हैं ना, जैसे कि पूरी क्लास है 20 स्टूडेंट्स की या 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो हम लोग उसमें सबके ना नेम्स के साथ उनको नंबरिंग दे देंगे, बाद में उसको रख लेंगे। फिर उसमें से हम लोगों ने अगर 10 सेलेक्ट करने हैं तो हम 10 सेलेक्ट कर लेंगे, और वही वाले हमारे मतलब कि उसमें से हम 10 पर्चियाँ निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इस तरह से सैंपल सेलेक्ट किया। तो इसमें भी यही बात है कि इससे हमें जो है वो हमारी जो सैंपल इंटायर पॉपुलेशन की जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो हमारे सामने आता है। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है किसी सैंपल का, वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेटिव ये होता है कि हम लोगों ने अगर लाहौर के स्कूल्स को ही कवर करना है, ठीक है, हम लोगों का सैंपल ज़्यादा है लेकिन हमें लाहौर के, तो हम ये नहीं करेंगे जैसे प्राइवेट और पब्लिक में हमने अगर 20 स्कूल्स हमने सेलेक्ट करने हैं तो 10 पब्लिक हो और 10 ही प्राइवेट हो, ठीक है। अगर हम इस तरह से करेंगे कि 5 हम लोग प्राइवेट ले लेंगे, बाकी 15 पब्लिक ले लेंगे, तो ये ठीक से हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमने जो हम दिखाना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने अपना सैंपल तैयार करना है। अब यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेनेशन दी हुई है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की होती है, इसमें हर एक मेंबर जो होता है पॉपुलेशन का, उसके पास इक्वल चांस होता है कि उसको सिलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। बाय चांस इसमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, इसमें उसकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती रिसर्चर की। अच्छा, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हर एक शख्स को जो है वो इक्वल चांस होता है उसकी सिलेक्शन का, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। जैसे वो किस्मत पूरी कहते हैं ना, निकलती है, ये वो उस तरह से है। लीडिंग टू अनबाइस्ड रिजल्ट, और इसके रिजल्ट भी अनबाइस्ड आते हैं। अनबाइस्ड इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें रिसर्चर की अपनी मर्जी शामिल नहीं होती, और वो उस ना कोई मतलब कि जिसको सिलेक्ट कर ऑब्जेक्टिविटी होगी, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। इसके अलावा ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है और इम्प्लीमेंट करना भी इसके लिए बहुत आसान है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके लिए हमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन चाहिए होती है, और बाज़ ये अवेलेबल भी नहीं होती। पहले हम एक पूरी क्लास, हम अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी स्कूल में जाके करना है रैंडम सैम्पलिंग, तो हमें पहले उनकी क्लास के तमाम बच्चों की एक लिस्ट चाहिए होगी, जो कि बाज़ कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनी वाले वो लिस्ट नहीं देते। उसके बाद आता है कि ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होती है और कॉस्टली होती है, किसी जगह पे जाना और बाद में इस तरह से सिलेक्ट करना, फिर डाटा लेना बाद में इस तरह से। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की होती है, इसमें जो है वो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और उन ग्रुप्स में से जो है और ग्रुप्स बनाए जाते हैं, सब ग्रुप बनाए जाते हैं। तो जो ग्रुप्स में से फर्दर आगे ग्रुप बनाए जाते हैं, तो उसको हम स्ट्रेटा कहते हैं। और जिस तरह सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, तो उनमें से हम लोग जब अपनी पसंद के लोग निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक इसको ना मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को। फॉर एग्जांपल हमने किसी से पूछा, हमने एक जगह पे गए, हमने पूछा रिसर्च की कि कोल्ड ड्रिंक किसको पसंद है, तो ना कुछ लोग हैंड रेस करेंगे हमें कोल्ड ड्रिंक पसंद है, हम पूछेंगे कोल्ड ड्रिंक किसको पसंद है, टी किसको पसंद है, तो टी वाले साइड पे हो जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक वाले साइड पे हो जाएंगे। अब हम बाद में उनसे पूछेंगे अच्छा कोल्ड ड्रिंक में आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद है, कुछ बताएंगे हमें कोक पसंद है, कुछ जो है वो स्प्राइट की बात करेंगे। तो अब ये स्प्राइट और कोक वाले हमने फर्दर अलग अलग कर दिए, ठीक है। पहले हम लोगों ने सिलेक्ट किए टी और कोल्ड ड्रिंक वाले में से, वो हमारे पास दो ग्रुप है, एक टी वाला और एक कोल्ड ड्रिंक वाला। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वाले सेपरेट किए, वही ग्रुप हो गया ना। अब उस ग्रुप में से हमने स्प्राइट वाले अलग किए, कोक वाले अलग किए, पेप्सी वाले अलग किए, तो वो क्या हो गया हमारे पास सब ग्रुप, उसको कहते हैं स्ट्रेटा। तो इस तरह से ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की ये जो है वो इसमें मतलब कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस में क्या होता है कि इसमें इंश्योर किया जाता है रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल सब ग्रुप विद इन द पॉपुलेशन मेकिंग रिजल्ट्स मोर एक्यूरेट। इस तरह से हम सब ग्रुप्स में से जो हमने चाहिए होता है ना, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन
जिसने हमारे रिसर्च की करनी होती है, हम उसमें एक्यूरेटली उन लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारे आंसर भी एक्यूरेट आते हैं। इसमें जो है वो वेरिएबिलिटी जो है वो उसको रिड्यूस किया जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। सिंपल रैंडम में ये होता है ना, हमने लोगों को इस तरह रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, पता नहीं अब उनमें वो इंटरेस्ट है या नहीं है, उनकी गोल से मुताबिक है, इस तरह हम लोग सेम कैरेक्टरिस्टिक के लोगों को अलग कर लेंगे। अच्छा, इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता हो, फिर ही आप उन्हें अलग करोगे ना, तो ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, पहले उन्हें देखना कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग कौन से हैं, उसके बाद फिर उन्हें सिलेक्ट करना, ताकि हम एप्रोप्रिएट स्ट्रेटा को जो है वो सिलेक्ट कर सकें। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स है और ये टाइम कंज्यूमिंग है टू इम्प्लीमेंट देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल में हमने आराम से जाना और किसी को भी सिलेक्ट करके हमने कहना है क्वेश्चन फिल कर दें या इंटरव्यू जो है वो हमारा करते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ये होता है कि हम लोगों ने उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखना है, करेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद हम लोगों ने उन्हें सिलेक्ट करके हमने अपना डाटा जो है वो उनसे फिल करवाना है। फिर आगे हमारे पास आ जाती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का भी एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मैं बताती हूँ। वो इस तरह से है कि इसमें हम लोगों ने nth नंबर ऑफ द पॉपुलेशन को जो है वो आफ्टर रैंडम स्टार्ट इस तरह से करना है, मैं बताती हूँ। पहले ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों की क्लास है, हम मतलब कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ना जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना एक 30 नंबर्स की ना मैंने वो सबके ना नेम्स लिखे हुए हैं, उसमें से मैं ना वैसे ही एक उठा लूंगी पेपर और देखूंगी उस पर लिखा होगा 3। मैं क्या करूंगी, 3 को साइड पर रखूंगी, फिर मुझे पता होगा कि मैंने हर थर्ड में से ना अपनी फ्रैक्शन ऐड करनी है और फ्रैक्शन के साथ मुझे जो है वो इसको ऐड करते जाना। अब ये है कि फॉर एग्जांपल क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैंने फ्रैक्शन रखी फॉर एग्जांपल 10 की, मैं 30 से 10 को जो है वो डिवाइड कर दूंगी, जो भी आंसर आएगा उसको 3 के साथ प्लस करके जो भी नंबर बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 13 बना, 13 नंबर बना, तो मैं हर 13 को सिलेक्ट करूंगी, फिर 13 में मैं ऐड करूंगी 10 और जो फ्रैक्शन के बाद आंसर आता है, फिर मैं उनमें से उसको सिलेक्ट करूंगी। इस तरह से हम लोगों ने पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने उसको डिवाइड करना जितने हमें चाहिए। 10 का सैंपल चाहिए, हमने उसके साथ उसको डिवाइड किया, 30 स्टूडेंट्स हैं, 10 का सैंपल चाहिए तो हम उसके साथ डिवाइड करेंगे। और जो मैंने वैसे सोचा है कि 4 या 5 कि मैं 5 से स्टार्ट करूँ 4 से, तो उसमें उसको प्लस कर देना है, फिर जो भी बनेगा आंसर, जैसे 14 मैंने 4 सोचा है तो उस फ्रैक्शन के साथ 4 को ऐड कर दूंगी, 14 बन जाएगा। मैं हर 14% को जो है वो सिलेक्ट करूंगी, 14 को किया, उसमें 10 और ऐड कर दिए, फिर कौन सा बना 24, फिर 24 को सिलेक्ट किया। इस तरह से ये इस तरह का तरीका होता है कि इसमें सिस्टमेटिक वे में हम लोगों ने जो है वो चलना होता है। आगे हमारे पास आ जाती है इसके एडवांटेजेस कि ये भी जो है वो इजी है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के से भी ज़्यादा उन्होंने कहा ये इजी है और सिंपल है। इसमें जो है वो आप सिस्टमेटिक अप्रोच को मेंटेन करते हुए रैंडमाइजेशन करते हो। अब इसके प्रॉन्स के उन्होंने बताया कि इसमें बायसेस जो है वो हो सकती है, क्योंकि ये तो आपकी मर्जी है ना, आप 4 करो या 3 सिलेक्ट करो, उसके बाद फ्रैक्शन आप उसमें ऐड करो, तो इसमें थोड़ी बायसनेस हो सकती है। और इसमें उन्होंने कहा है कि सेंसिटिविटी होती है इसमें, जो भी आपने ऑर्डर बनाया होता है, मतलब कि ऑर्डर से रिलेटेड आपकी जो थोड़ी बहुत बायसनेस इसमें शो होगी कि आप लोगों ने जो है वो 10 को, अगर फ्रैक्शन भी आपकी अपनी मर्जी की होती है इसमें, और जो है वो आपने वैसे भी जो एक आपने नंबर सेलेक्ट किया होता है वो भी, तो इसमें कहते हैं कि थोड़ी बहुत बायसनेस जो है वो आ जाती है, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में इतने इतने के गैप में लोगों को हमने सेलेक्ट करना है, और इसमें ज़्यादा सिंपल रैंडम नहीं होगा, इसमें थोड़ी बहुत बायसनेस भी आएगी। उसके बाद हमारे पास आता है क्लस्टर। क्लस्टर में अच्छा दो है हमारे पास, एक स्ट्रेटिफाइड और एक क्लस्टर। स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में क्या फ़र्क है कि स्ट्रेटिफाइड में हम लोगों ने ग्रुप्स में से आगे से सब ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में क्लस्टर में क्या करते हैं, हम लोगों ने ग्रुप सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, एक टी का ग्रुप है, कोल्ड ड्रिंक का ग्रुप, इस तरह हमने ग्रुप्स को सिलेक्ट करना है, बजाय इसके कि हम इसको फर्दर जो है वो करेंगे। तो क्लस्टर्स को भी जो है वो हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये टाइम सेविंग है, और क्योंकि इसमें बजाय इसके कि हम पॉपुलेशन को अलग अलग करके उनको सिलेक्ट करें, इसमें हम लोगों ने मतलब कि एज इट इज़ एक ना ग्रुप को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। ये जो है वो बहुत यूजफुल है जब डिफिकल्ट हो आपके लिए कि आप पॉपुलेशन को कंप्लीट करो, आप पूरे के पूरे ग्रुप जाओ सिलेक्ट कर लेते हो। अच्छा, उन्होंने क्या कि इससे वेरिएबिलिटी जो है वो थोड़ी कम इंक्रीज हो बढ़ जाती है, मतलब कि इसमें थोड़ी सी अपनी मर्जी भी उसकी शामिल हो जाती है कि वो किस क्लस्टर को, और मे भी वो आपका आंसर्स भी ठीक ना आए, जो आप इस तरह जाने बगैर ही अगर आप लोगों को सिलेक्ट कर लो कि पता नहीं इनकी इंटरेस्ट क्या है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है।
इसके लिए जो है वो आपको रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होगी कि आप लोगों को पहले ये पता हो, इंश्योर हो कि जो आप रिप्रेजेंटेटिव्स आपके हैं, क्या उनकी काबिलियत है, क्या वो गोल्स को मैच करें या नहीं करें। तो यही है, ये इसकी बात है। अब ये यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। और इसमें जो है वो ये अलाउ करते हैं रिसर्चर को कि वो जो है वो फाइंडिंग्स को जनरलाइज करें और ग्रेट कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी जो भी रिसर्च करनी है उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करना है। आपको अपने गोल्स और चीफ्स का गोल्स का भी पता हो, और इसके अलावा आपको उस जो जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो आपको उस पर मास्टरी भी हो। उन्होंने कहा चॉइस ऑफ सैम्पलिंग जो होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब कि वो आपकी टेक्निक, जो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक होती है ना, वो आपकी रिसर्च पे जो है वो करती है कि हर रिसर्च की जो है वो अपनी अपनी नेचर होती है, तो उसके मुताबिक जो है वो आप करते हो। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, अवेलेबल रिसोर्सेज, टाइम कंस्ट्रेंट्स, ये ज़रा अंदर आ जाते हैं फैक्टर जिनको सामने रखना होता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है रिसर्चर्स के लिए ताकि वो केयरफुली जो है वो सैम्पलिंग यूज़ करें, किसी भी उन फैक्टर्स को सामने मद्देनजर रखते हुए कि मुझे मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, क्या इतना टाइम है, या मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा या नहीं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। आगे हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, इसमें जो है वो रिसर्चर की अपनी जो वो मर्जी आ जाती है, और इसको हम लोग जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। इस टेक्निक में ज़्यादातर इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल होता है कि जो है वो कंप्लीट लिस्ट पॉपुलेशन की हो जाए, मतलब इसमें जो उसको कन्वीनियंट लगती है ना चीज़, इसमें ये उसको कर लेता है। इसमें जो है ये ज़रा एक्सप्लोरेटरी नेचर में होता है, मतलब इसमें चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है, मतलब कि देखना कि मेरे लिए क्या चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कौन सी मेरे लिए कन्वीनियंट है, और कहाँ से मैंने किस किस चीज़ को जो है वो देखने, ऑब्जर्व करना है। अब इसको भी ज़रा उन्होंने डिटेल से बताया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग ये होती है कि जो भी रिसर्चर के लिए इजीली एक्सेसिबल हो, जैसे कि लाहौर के उसने स्कूल्स वगैरह को करना है, तो के बारे में पता करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट के बारे में रिसर्च करनी, तो वो अपने घर के करीब करीब स्कूल्स वगैरह देखेगा। ठीक है, इस सिलेक्शन में जो है वो कन्वीनियंस को देखा जाता है बजाय इसके कि रैंडमाइजेशन को देखा जाए। ठीक है, रैंडमाइजेशन में यह है कि अगर आप लोग एयरपोर्ट पे जाते हो, आपने किसी से कोई टेलीविजन के बारे में पूछना है, टीवी किस तरह से आप लोग कितना यूज़ करते हैं, इंटरनेट कितना यूज़ करते हैं, तो वो तो आप लोग कहीं भी जो रेस्टोरेंट में जो आप लोगों से पूछ सकते हो, एयरपोर्ट पे जाओ पूछ सकते हो, या किसी मार्ट में जाओ, कहीं पे भी जाओ आप लोग जो है वो पूछ सकते हो, क्योंकि वो रैंडमाइजेशन है ना। लेकिन इसमें आप लोगों ने कन्वीनियंट जो आपको लगता है आप उसमें करोगे, ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है, और इसके लिए जो है वो आपके रिसोर्सेज भी जो है वो भी लिमिटेड ही होते हैं, क्योंकि जो आपको मतलब इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, और ये एक्सप्लोरेटरी स्टडी होती है, और क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ग्रुप्स और ये तब भी जो है वो इजीली होती है जब आपको स्पेसिफिक ग्रुप को जो है वो असेस करना मुश्किल हो, तो तब आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग का यूज़ करते हो कि जो करीब करीब मुझे मिल सकते हैं, मैं उन पे जो है वो रिसर्च कर लूँ। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये है कि इसमें ज़रा बायसनेस आ जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो इंटायर पॉपुलेशन में से आप रिप्रेजेंट नहीं करते, आप अपनी मर्जी से लोगों को सिलेक्ट करते हो, और ये जनरलाइजेबल भी नहीं होते, ना एप्लीकेबल होते हैं ब्रॉड पॉपुलेशन पे। इसमें मतलब कि आपने थोड़े बहुत लेवल पे अगर आपने एक्सप्लोरेशन करनी होती है, एक्सप्लोर करना होता है चीज़ों को, तो आप लोगों से कर सकते हो, बजाय इसके कि आप जो है वो इसको किसी और जगह पे जाके इम्प्लीमेंट करो। सेकंड हमारे पास आते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि ना रिसर्चर ने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को देखता है, मतलब कि इसमें उसकी अपनी जजमेंटल होती है, उसके रिसर्चर के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मुझे किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना। अगर मतलब कि जिनके साथ फॉर एग्जांपल उसका कोई पर्सनल क्लैश होता है किसी इंस्टीट्यूट के बारे में या किसी पर्सन के बारे में, तो वो उनसे रिसर्च नहीं करेगा, मतलब कि वो अपने जो उसने अपने माइंड में ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे ना, मुझे ऐसे करना, वो इस तरह से करेगा। इसमें भी उसका अपना पर्पस होता है। इसमें होता है कि रिसर्चर जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखता है जो उसके माइंड में होती हैं और इंटरेस्ट के मुताबिक, और ये भी यूजफुल स्टडी होती है कि जब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और लोगों की एक्सपर्टीज के बारे में जानना हो। ठीक है, डिसएडवांटेज को इसमें बायसनेस ज़्यादा आ जाती है, और जो इफेक्ट करती है हमारी जो है वो रिजल्ट की वैलिडिटी पे। हमारा रिजल्ट भी वैलिड नहीं आता, मे भी अगर हम लोग इनरेलीवेंट लोगों से अगर हम फिल करवा लेते हैं अपना क्वेश्चन ईयर या इंटरव्यूज कर ले लेते हैं, तो ये हमारा उसमें आ जाता है, वैलिडिटी हमारी ठीक नहीं आती। और इसको भी ब्रॉड पॉपुलेशन में जनरलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि हम इसको जनरलाइज का ये मतलब होता है ना कि किसी की एक रिसर्च है वो बहुत अच्छी है, उस पर अच्छे नतीजे आए, तो हम उसको अपने में भी इम्प्लीमेंट करें, अपनी रिसर्च पे भी।
या फिर अपने रियल लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जब इस तरह की थोड़ी पॉपुलेशन भी किया जाता है और फिर वो अपनी मर्जियों से किया जाता है, जिसके फिर जाहिर सी बात है रिजल्ट भी वो नहीं आएंगे जो हम चाहते हैं, जो हकीकत में है। तो इस तरह से वो फिर ब्रॉड पॉपुलेशन पे उसको जनरलाइज नहीं किया जाता। फिर हमारे पास आते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम एक और नाम देते हैं, उसे कौन सा नाम देते हैं? रेफरल सैम्पलिंग। ठीक है, रेफरल सैम्पलिंग वो होती है कि जैसे कि मैंने किसी को रेफर किया, उसने आगे से किसी को रेफर किया, और हम लोग तब तक ये चलती रहती है जब तक हम एंड तक ना पहुंच जाए। जैसे ये CID वाले होते हैं, ये जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो क्या करते हैं? वो इस तरह से करते हैं कि वो किसी भी जैसे कोई जुर्म हुआ है तो उसका पेशेंट गोई करने के लिए वो तब तक मतलब कि उसके पीछे लगे रहते हैं जब तक उनको उसको सुराग नहीं मिल जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ड्रग्स के बारे में करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे ड्रग्स वाले लोग कहाँ होते हैं, ड्रग्स डीलर्स कहाँ हैं, फिर उससे हमें ड्रग्स डीलर्स के बारे में पता चलेगा इस तरह कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती, सब कुछ हमें रेफर वो लोग करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ना BBA के स्टूडेंट्स पे उनके कोई फाइनेंस या मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने उन पे अगर उनसे रिसर्च क्वेश्चन फिल करवाना है तो मैं उनसे करवाऊंगी। लेकिन वो बच्चे अगर कम है, 20 हैं, 30 हैं, लेकिन मुझे 300 या 500 का सैंपल चाहिए, तो मैं उनसे कहूंगी कि आपके कुछ फेलोज जो और भी इस आपकी मार्केटिंग से रिलेट करते हैं तो वो मुझे उनके बारे में बताएंगे। फिर मैं उनके पास जाकर उनसे फिर कहूँगी, वो मुझे और अपने फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे। मतलब कि ये आप तब तक करते हो जब तक आपका जो सैंपल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता और आपका जो आप देखना चाहते हो वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो जाता। तो ये रेफरल सैंपलिंग होती है। ठीक है, अब ये तब इफेक्टिव होती है, इसको स्नोबॉल भी कहते हैं। जैसे बॉल नहीं होता एक से दूसरे के बाद, दूसरे से तीसरे के पास, एक चेन की तरह ये चलता है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस में ये आता है कि ये तब इफेक्टिव हमारे लिए होता है कि जब हम लोगों के लिए मुश्किल हो कि हम लोग पॉपुलेशन तक रीच करें या किसी ग्रुप तक हमारा पहुंचना मुश्किल हो, जैसे ड्रग्स डीलर्स तक। ठीक है, यूजफुल फॉर स्टडिंग। अब सोशल नेटवर्क्स को स्टडी करने के लिए यूजफुल हो सकता है। और हिडन पॉपुलेशन जो जो लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे थे कुछ सफेद पोश लोग होते हैं, हमें नहीं पता होता क्योंकि वो मांगते तो नहीं है ना, वैसे तो आपको मांगने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं उनके करीबी रिश्तेदार बताते हैं कि वो इस तरह के लोग हैं और वो मतलब सफेद पोश है, वो मांगते नहीं है। तो हम लोग किसी तरह उन तक जाएंगे, फिर उनकी खुफिया मदद इंसान कर लेता है। तो इस किस्म की जो होती है ना स्नोबॉल सैम्पलिंग में, इस तरह की जो है वो रेफरल सैम्पलिंग होती है। अब उन्होंने कहा है कि ये भी बायसेस की तरफ चला जाता है क्योंकि मे बी क्योंकि वो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं। मतलब कि वो आपको वही बताएंगे जिनको आप देखना चाहते हो, वो भी आपको उस तरह के लोग ही रेफर करेंगे, आप अपनी मर्जी से उनको देखोगे। और इसमें भी एरर आ जाते हैं, और ये भी है कि ये लार्ज पॉपुलेशन में नहीं हो सकता। मे बी आपको 5-6 से कुछ के बारे में पता चले, कुछ से कुछ के बाद में वो आगे आपको कुछ बताए ना। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो हमने कहा ये इसके डिसएडवांटेजेस में, मतलब कि इसके ज्यादा डिसएडवांटेजेस में बाइसनेस ही आती है, बाइसेस ही आते हैं। फिर आगे हमारे पास आते हैं कोटा असेंबली। कोटा क्या होता है कि ये हम कोटास बना लेते हैं, एज की बेस पर बना लेते हैं, या फिर मेल और फीमेल की बेस पे बना लेते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें भी जैसे एक ग्रुप में से कोई सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, ये भी इसके लिए आसान होता है। जैसे कि हम लोगों ने किसी कल्चर के लिहाज से किसी को सिलेक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू द एज सिलेक्ट करना है, या फिर जो है वो हम लोगों ने उसको जैसे कि एथनिसिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। तो इसमें भी हम लोगों ने जो हमें ग्रुप चाहिए होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी फ्लेक्सिबल होता है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटिफाइड से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कोटा सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में हमने सब ग्रुप बनाए होते, उसमें भी तो हमने सब ग्रुप बनाए होते हैं ना, लेकिन ये हमारे इस तरह से होगा कि हम लोगों ने एज की बेस पर लोगों को अलग कर दिया, मेल या फीमेल की बेस पर लोगों को अलग कर दिया, मुस्लिम्स को अलग कर दिया, क्रिश्चियंस को अलग कर दिया, इस तरह से। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि प्रॉन टू रिसर्च बायस, इसमें भी बायसनेस आ जाती है क्योंकि फुल जो आपने कोटा सेलेक्ट किया है उसकी बेस पे, और इसका भी जो है वो ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, ये गारंटी नहीं देता कि एक्यूरेटली आपका जो है वो रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोग ऐसे सिलेक्ट कर लेते हो, मे बी वो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल साबित हो या ना हो, तो इसमें भी बायसनेस आ जाती है। अब उन्होंने कहा है कि जो नॉन पेरिमेट्रिक सैम्पलिंग होती है ये एक्सप्लोरेटरी होती है, इसमें हमने चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। जैसे कि पायलट स्टडी की होती है कि हम लोगों ने रिसर्च करने से पहले जो थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेते हैं, जो जैसे हमने क्वेश्चनियर बनाया, जैसे कि हमारा जिसमें हमारा सैंपल 500 है, तो हम उसमें जो 50-60 को एक मतलब कि उन पे करेंगे जब हम पता चले कि हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है कि नहीं, हमें अब हमारे ऑब्जेक्टिव पे पूरा उतर है या नहीं। ठीक है, और इसके लिए जो है उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज भी जो है लिमिटेड होते हैं, और ये भी है कि जनरलाइजिंग भी इस पर ज़्यादा नहीं होती, और इसमें जो है वो बाइसेस भी जो है वो हो सकता है। मतलब कि उन्होंने कहा मिनिमाइज बाइसेस, इसमें ज़रा कम बाइसेस होता है, उसमें रैंडम में जो है वो नहीं, रैंडम में ज़्यादा होता है,
इसमें जो है ना उनके कम कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें लिमिटेशंस जब रिसर्चर को ये करनी है, रिसर्च करनी है, तो उसको लिमिटेशंस का ख्याल रखना है, बायसेस का ख्याल रखना है, और जो है वो रिजल्ट्स को जब इंटरप्रेट करे तो इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखते हुए जब वो एक तो पहले उसको टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है तब भी उसको ख्याल रखना, और उसके बाद जब वो रिजल्ट बनाए मतलब कि एनालाइज करे तब भी उसको जो है वो उस चीज़ का ख्याल रखना है, तो कि उसमें बायसेस वगैरह जो है वो ना आ जाए।